बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 और इसका टाइटल है रिप्रोडक्शंस। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस क्या है? री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमिना जिसके अंदर पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं द इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड्स टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, यानी पेरेंट्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, ताकि उनकी नस्ल की बका जो है वो जारी रख सकें या अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहें। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट ये है कि इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू जनरेशंस एंड मेंटेन अ स्पीसीज। डेफिनेट बात है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही जब नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बरकरार रहती है और अगली जो उसकी स्पीसीज का वजूद है वो भी एक तसलसल के साथ क्या रहता है, जारी रहता है। तो एवरी स्पीसीज की ये खूबी है कि वो अपने जैसी ही स्पीसीज प्रोड्यूस करेगी। तो अगर हम इसके मेथड की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वेरी सिंपल है रिप्रोडक्शंस और कुछ के अंदर वेरी कॉम्प्लेक्स है। देयर आर डिफरेंट फिनोमिना है, रिप्रोडक्शंस की काइंड्स हैं जिसको हमने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करना है। अगली बात कि ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना कि एक नए आने वाली ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें रेस्पिरेशंस है, ब्रीथिंग है और उसके साथ अगर आप सर्कुलेशंस को देखें, आप डाइजेशंस को देखें, तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो फिनोमिना उनमें से कोई भी नहीं हो रहा तो उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो वो इटसेल्फ तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन उसकी नई आने वाली नस्ल जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो अगली स्पीसीज उससे जो प्रोड्यूस होनी थी, जो वैसी ही स्पीसीज उसने प्रोड्यूस करनी थी, वो सिलसिला रुक जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन। डेफिनेट बात है कि जब स्पीसीज बढ़ेंगी तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशंस कहते हैं। तो दो बेटा मेन टाइप्स हैं पॉपुलेशंस की, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कि उसमें देखें, उसकी डेफिनेशन को गौर करें आप लोग कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमीट्स। डेफिनेट बात है कि जब सेक्स सेल्स का ही इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है, गैमीट्स भी इन्वॉल्व नहीं है। सेक्सोस का जो लफ्ज है उसका मीनिंग होता है पार्टनर्स। तो डेफिनेट बात है कि इसमें जब सेक्स सेल्स नहीं इन्वॉल्व तो ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। और डेफिनेट बात है कि गैमीट फॉर्मेशन तो होती है ड्यू टू म्यूसिस, तो म्यूसिस भी नहीं होगी, तो इसमें जस्ट क्या होगी, सेल की डिवीजन माइटोसिस होगी। तो जब माइटोसिस होनी है तो कोई क्रॉसिंग ओवर या वेरिएशन तो हो नहीं सकती। तो डेफिनेट बात है कि यहाँ जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होंगे। नो जेनेटिकली उसके अंदर वेरिएशन, चेंज या उनके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज नहीं आएगी। वो वैसे ही होंगे, कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिशंस है, स्पोरुलेशंस है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, पार्थिनोजेनेसिस है एंड एपोमिक्सिस है। बाकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट दो डेफिनेशन आपके सिलेबस में है जिसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल से स्टडी करना है, जिसमें पार्थिनोजेनेसिस है और एपोमिक्सिस है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेजेस की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें यह है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल्स, जेनेटिकली एलाइक इंडिविजुअल्स। तो डेफिनेट बात है कि तमाम के तमाम इंडिविजुअल जितने भी एक पेरेंट से बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे।
नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, नो वेरिएशंस। तो डेफिनेट बात है जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसी वजह से वो कोई ज्यादा अडाप्टेड नहीं होते, तो ये उनका कोई अडाप्टिव प्रोसेस नहीं है। और डेफिनेट बात है कि उनको लाइफ के एक हिस्से की या एक स्टेज पे जाके उनको बड़ा उनकी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज जो है बड़े उसको खतरात फेस करने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको कोई डिजीज लग सकती है और हाईली अडेप्टिव नहीं होते, इनके अंदर बड़ी जल्दी इनको बुढ़ापा आ जाता है, एजिंग का प्रोसेस होता है। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम जब इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बेटा इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है एडवांटेजेस, वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल कैरेक्टर्स, यानी ऐसे कैरेक्टर्स हम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखना चाहते हैं जो उनके पेरेंट्स के अंदर हों और हाउ वो 100% वही कैरेक्टर्स हमें उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी मिल जाएं, उनके नए इंडिविजुअल्स के अंदर भी मिल जाएं। तो ये मेथड सबसे ज्यादा कॉमनली जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो प्लांट्स के अंदर। उसकी बेस्ट एग्जांपल है टिश्यू कल्चर प्लांट्स के अंदर से है, क्लोनिंग भी हम एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्लोनिंग के जरिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसके बाद दूसरी बात यह है कि प्रोड्यूस वैल्यूएबल कैरेक्टर के साथ साथ जो होते हैं इनका कोई जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता। तो जेनेटिक मेकअप चेंज ना होने की वजह से वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं वो हमें 100% जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं इसके मिल जाते हैं। जिस तरह आप क्लोनिंग की बात करें तो बेटा क्लोनिंग आप फर्स्ट ईयर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर के एग्जैक्ट कॉपी या हाउ या बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। नेचुरली तौर पे कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स में या इंसेक्ट्स वगैरह में कभी कभार क्लोनिंग हो जाती है, लेकिन हायर एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग नहीं होती। तो क्लोनिंग का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो रैपिड एजिंग है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़े जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर रेजिस्ट नहीं होती इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को, इन्वायरमेंटल डिजीजेस को बर्दाश्त करने की। तो इस वजह से बहुत जल्द ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इनका लाइफ स्पेन क्या हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। कमर्शियल वैल्यूज को अगर हम देखें तो प्लांट्स के हवाले से या एनिमल्स के हवाले से वहां तो इनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम सोशली और मॉरली क्लोनिंग को देखते हैं तो अभी तक हमने 100% एक चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद बेटा आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ 2 डिफरेंट पेरेंट्स, 2 डिफरेंट पार्टनर्स, 2 डिफरेंट गैमेट्स, उनका फील्ड्स, और उसमें दोनों गैमेट्स जो होते हैं बेटा वो डिसिमिलर्स होते हैं। वो सेक्स सेल्स, वो गैमेट सेल्स को क्या नाम देते हैं, मेल सेक्स सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्म का, और फीमेल सेक्स सेल्स को, ये गैमेट्स को हम नाम क्या देते हैं, एग का देते हैं। और ये दोनों किसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं बेटा, मियोसिस के नतीजे में। तो डेफिनेट बात है कि जब मियोसिस के नतीजे में पैदा होते हैं तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी होती होगी, यहाँ वेरिएशंस भी आती हैं, तो यहाँ इनके फ्यूजन से क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वही बात जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस की थी आपके सामने कि इसके एडवांटेजेस में जब क्रॉसिंग ओवर होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से उनकी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती है। लेस वैल्यूएबल कैरेक्टर डिटोरिएट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो अच्छे गुड कैरेक्टर, अडॉप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं वो नई जनरेशन के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके साथ दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस क्रोमोसोम नंबर, डेफिनेट बात है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। तो जब 2 डिफरेंट गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो वही ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कर लेते हैं, अपने रीगेन कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है। अब उनके स्पर्म में और एग्स में देखें तो 23 होती है मियोसिस के दौरान।
अब जब वो दोबारा मिलते हैं तो ज़ाइगोट एक सेल है, एक यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल्स है। चलिए बेटा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्लांट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शंस की बात हुई थी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट्स के अंदर, जिस तरह लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है एंड बडिंग है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर बात करें तो डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है प्लांट के अंदर, यानी एक फेज उसकी डिप्लॉइड और एक फेज उसकी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड है, तो दोनों आपस में क्या करती रहती हैं, अल्टरनेट करती रहती हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेटा प्लांट्स के अंदर देखी जाए तो ये दो डिफरेंट फॉर्म की होती हैं, एक आइसोमॉर्फिक और दूसरी है हेट्रोमॉर्फिक। अगर बोथ जनरेशन यानी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में आप वेजिटेटिवली कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल देखने में सिमिलर आपको लग रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, मार्फ का मतलब होता है शेप, यानी एक जैसी शेप है उनकी वेजिटेटिवली। फॉर एग्जाम्पल एक एलजी है, ग्रीन एलजी अल्वा, उसके अंदर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशंस होती है। अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और मार्फ का मतलब होता है शेप, यानी बोथ जनरेशन स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों डिसिमिलर्स हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और आसानी के साथ आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसके अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर। आप उसके गेमेटोफाइट में देखें, आप राइजाइड नजर आ रहे हैं आपको, उसका मेन एक्सेस है और लीफ है, ये उसकी गेमेटोफाइट फेज है। और ऊपर देखें तो फोर्ट, सीटा और कैप्सूल जो है ये उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो अब आप दोनों जनरेशन्स को मॉर्फोलॉजिकली दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इस तरह के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का नाम देते हैं। अब स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं बेटा, डेफिनेट बात है कि इस लैंड के ऊपर बड़ा डोमिनेट फ्लोरा है, तो उन्होंने कैसे अपने आप को डोमिनेट किया है। फर्स्ट ईयर्स चैप्टर नंबर 9 एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, और ये काफी सारी चीजें वहां उसके साथ क्या कर रही हैं, रिलेट्स कर रही हैं। इसमें बेटा पहला पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की मॉडिफिकेशन की कैसे की जी, फ्लावर की मॉडिफिकेशन पहली तो बात यह है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स का डेवलप करना। दूसरी बात यह है कि खासकर जो कार्पल है उसका ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से बनाना, उसकी डिस्टल एंड को, ताकि वो पोलन को क्या कर सके, कैप्चर कर सके। फिर फ्लावर्स को कलरफुल बनाना ताकि उसकी तरफ इंसेक्ट्स जो हैं वो माइल हो सके, इंसेक्ट पोलिनेशन आसानी के साथ हो सके। उसके बाद फ्लावर की मॉडिफिकेशन के बाद इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। इनफ्लोरेसेंस यानी फ्लावर या तो करीब करीब हों, मेल फीमेल फ्लावर, ये एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद हों, मेल और फीमेल, ताकि पोलिनेशंस क्या हो सके, आसान हो सके। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द प्लांट्स। इसके बाद दूसरी बात यह है कि गेमीट्स आर ट्रांसफर्ड बाय पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ये एक लैंड प्लांट्स ने एक जबरदस्त हिकमत अमली डेवलप की, क्योंकि प्लांट जब वाटर से निकल के आए तो मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पोलन ट्यूब डेवलप की। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो पोलन्स हैं, यहाँ से ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है और ये मेल न्यूक्लियाई को लेके आती है कहाँ तक, फीमेल न्यूक्लियाई यानी ओव्यूल तक। और ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे एग मौजूद है। दूसरी बात ये है कि जब आप लोगों को ये भी याद होगा कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, तो वहां आपने एक चीज पढ़ी होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक फर्टिलाइजेशन में एग सेल हो जाता है और दूसरे के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है, बेसिकली वो एंडोस्पर्म क्या होती है, वो फूड होती है। और इस सीड्स के अंदर फूड को स्टोरेज करना ताकि एम्ब्रियो जो है लंबे अरसे तक वहां सरवाइव कर सके। और उसके बाद
सीड के बगैर सीड कोट की डेवलपमेंट्स करना, ताकि डेफिनेट बात है कि वो उस नन्हे से पौधा जो एम्ब्रियो की शक्ल में वहाँ पे मौजूद है उसको प्रोटेक्ट किया जाए इस हार्श इन्वायरमेंट से, इस लैंड इन्वायरमेंट से जो है उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद सीड आर डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रूट। प्लांट ने जो फ्रूट्स बनाए हैं वो बेसिकली जहां तक हमारे लिए बड़ी कमर्शियल वैल्यूज रखते हैं या न्यूट्रिशनल वैल्यूज रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्लांट्स ने अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था और सीड की डिस्पर्सल के लिए भी दिया था। बेटा एक फ्रूट होता है वो सैकड़ों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर दूर जहां उसकी डिमांड्स होती है वहां तक चला जाता है। मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूं कि सऊदी अरब में अजवा खजूर है, बड़ी मशहूर खजूर है। अब देखें हजारों किलोमीटर्स है वहां से जो हमारे लोग जाते हैं उम्रा और हज करने के लिए, तो वहां तोहफतन वो हमारे लिए लेके आते हैं यहाँ पर। अब देखें कि उसके अंदर वो फ्रूट हम खाते हैं और उसका सीड जो होता है वो कितना दूर यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देख लें, आड़ू को देख लें, आप खुबानी को देख लें या दूसरी चीजें हैं, अभी वो तो बिल्कुल ठंडे इलाकों में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ इस सिटी तक भी पहुंच जाते हैं। तो डेफिनेट बात है कि प्लांट ने ये एक हिकमत अमली बनाई थी कि फ्रूट के जरिए से अपने सीड को क्या कर सकें, डिस्पर्स कर सकें, और अडाप्टेशन हो जाएगी। जब दूर दराज इलाकों में ये चीज जाएगी तो वहां पर ये ग्रो करेगी और वहां पर भी ये स्पीसीज जो होंगी वो वहां पे प्रोड्यूस होती जाएंगी। इसके बाद सीड डार्मेंसी। डार्मेंसी का मतलब होता है कि सीड की वो खासियत या अहलियत कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करता है, सीड जर्मिनेट नहीं करता। तो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए जितना अरसा तक सीड अपने आप को इनएक्टिव रखता है, जर्मिनेट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड सीड डर्मेंसी। तो ये सारी खूबियां जो हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर हैं या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर हैं, जो उन्होंने लैंड एनवायरमेंट्स के ऊपर डोमिनेट करने के लिए अपने अंदर अडॉप्ट की। अब हम आते हैं कि डेफिनेट बात है कि जिस तरह मैंने पहले बताई कि पोलन ट्यूब्स की बहुत बड़ी अहमियत है। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब से प्लांट ने एक तो अपनी पोलिनेशंस के लिए या मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाने के लिए पानी को छोड़ दिया और वो टोटली डिपेंड हो गए किसके ऊपर, विंड के ऊपर या इंसेक्ट्स के ऊपर। तो ये एक व्हीकल था, एक वो सोर्स है जो मेल न्यूक्लियाई को फीमेल न्यूक्लियाई तक क्या करके जाता है, बड़ा आसानी के साथ कैरी करके लेके जाता है पोलन ट्यूब। उसके बाद है हॉस्टाइल लैंड एनवायरनमेंट। हार्शी कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए वाटर मौजूद नहीं था, तो इस वजह से क्या किया, पोलन ट्यूब्स का प्लांट ने सहारा लिया। तो ये एक टूल है, एक प्लांट ने एज अ हथियार इस्तेमाल किया, सीड प्लांट ने अपने सक्सेस के लिए या अपनी कामयाबी के लिए। तो ये तमाम जो थे बेटा वो एवोल्यूशनरी पॉइंट थे जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ने जो है वो प्रोड्यूस किए। आई होप कि ये बेटा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0301 76 44 636। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।